Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनाइज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका टाइटल है एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी। अब स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी को स्टडी किया। हमने वहां पे देखा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि सेल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी देखनी है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ना एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब होता है, इससे उर्दू में हम कहते हैं इस्तिस्ना। मतलब मैं कहता हूं कि एक चीज जो है ना, एक कानून जो है ये सब पर लागू होगा, एक्सेप्ट जो है वो अली के ऊपर, अली के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैंने स्कूल में कानून बना दिया कि सब बच्चे जो है वो 8 बजे आएंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव टू कम एट 8 o'clock एक्सेप्ट अली, ठीक है। अली के सिवा बाकी तमाम बच्चे 8 बजे आए। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो मैंने अभी बात कही वो सब पर लागू होगी, लेकिन जिस बंदे का मैं आगे नाम लूंगा उस पर लागू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अभी जो सेल थ्योरी है ना, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सेल थ्योरी है ये बहुत सारी चीजों पर इंप्लीमेंट होती है, बहुत सारी चीजों पर इंप्लीमेंट होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो सेल थ्योरी है ना, ठीक है, ये लॉ तक नहीं पहुंच सके। हम कहते हैं ना कि अगर एक थ्योरी बार बार ठीक साबित हो, तमाम चीजों पर ठीक साबित हो, तो वो लॉ बन जाती है। तो सेल थ्योरी अभी तक सेल थ्योरी ही है, लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। वो कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स, इनको हम देखते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो सुनना है और इसको याद भी करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो कि सेल थ्योरी के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये सेल थ्योरी है हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, सेकंड इसका पॉइंट क्या है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार के अंदर उसको बनाने वाली चीज भी सेल है और उसके अंदर फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स? सेल परफॉर्म करते हैं। तो सेल उसकी बुनियादी इकाई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम के नतीजा में बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सेल थ्योरी है। आए इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको वैलिडेशंस में 4 पॉइंट्स बनाए थे, इसी तरह मैंने आपको एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी में भी 4 पॉइंट्स बना दिए। आप लोगों ने इन्हीं 4 पॉइंट्स को बुक में जो है वो मार्क कर लेना है। क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे मैंने आप लोगों के लिए बुक का पेज भी शो कर दिया, ये आप लोगों की बुक का पेज है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। अभी जो 4 पॉइंट्स है ना, आपने क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ये 4 हेडिंग्स देनी है। जो पहला पॉइंट है इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे ए सेलुलर एंटिटीज का। जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनालिस का। जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे सिंक्टियल स्ट्रक्चर्स का। और जो फोर्थ पॉइंट है इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का। क्लियर? स्टूडेंट्स आए अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं सेल थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, जबकि जो सेल थ्योरी है वो बड़ी हद तक एक्सेप्ट की जाती है, काबिल कबूल है, बहुत सारी चीजों पर ये अप्लाई होती है। देयर आर नोटेबल एक्सेप्शन, वो कहता है काबिल गौर कुछ, ठीक है, ऐसी चीजें इस्तिस्ना है, कुछ ऐसी चीजें जो कि सेल थ्योरी जो है जिन चीजों पर अप्लाई नहीं होते, जहां पे आके सेल थ्योरी जो है वो वर्क नहीं करती, सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो काम नहीं आते, ठीक है। स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले है ए सेलुलर एंटिटीज। हाँ, सबसे पहले सेलुलर एंटिटीज को देखते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो ए सेलुलर एंटिटीज है ना, इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ए सेलुलर, ए का मतलब क्या होता है? विदाउट। ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विदाउट। सेलुलर मतलब सेल। एंटिटीज कहते हैं, मैंने आपको एंटिटीज का मतलब बताया था ना, एंटिटीज का मतलब होता है, एंटिटी कहते हैं वजूद को या हस्ती को। बेसिकली ऐसी बॉडीज जिनके पास सेल नहीं है स्टूडेंट्स, जिनके पास क्या नहीं है? सेल नहीं है, इनको हम ए सेलुलर एंटिटीज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ए सेलुलर एंटिटीज का। ऐसी बॉडीज हैं जिनके पास सेल मौजूद नहीं होते। फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए नया टर्म नहीं है, सेलुलर एंटिटी आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। आपने देखा कि जो वायरसेस हैं स्टूडेंट्स, वायरसेस ये ए सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ए सेलुलर होते हैं क्योंकि इनके पास सेल नहीं होता। सेल क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके बाहर एक प्रोटीन का एक कोड होता है, उसके अंदर डीएनए आरएनए इस तरह से पड़ा होता है, कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स पड़े होते हैं बस। अब देखिए यहाँ पे एक तो न्यूक्लियस भी नहीं है, कोई ऑर्गेनेल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये सारी जो देखें कोई भी सेल वाले कैरेक्टर जो है यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा। तो वायरसेस जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? ये ए सेलुलर है और इसी वजह से हम इन्हें
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी शामिल नहीं करते। मेरे बात समझ में आ रही? इसी वजह से स्टूडेंट्स हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल भी नहीं करती। अब स्टूडेंट्स ये जो अब देखिए ना, जो सेल थ्योरी है वो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई होती है। अब वायरस जिसके पास सेल ही नहीं है तो इस पर सेल थ्योरी अप्लाई कैसे होगी? तो अब सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी तो हम वायरसेस को फिर बायोलॉजी के अंदर पढ़ क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स उनके जो वायरसेस हैं ये बॉर्डर लाइन पर हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। इसके कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लिविंग वाले हैं और कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि नॉन लिविंग वाले हैं। ये बॉडी से बाहर पड़े रहे तो हमें ऐसा लगता है कि है ही नॉन लिविंग ये, ठीक है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो फिर छोटा सा वायरस भी हमारी बॉडी के सारी की सारी मशीनरी को कंट्रोल करके, ठीक है, उससे अपनी कॉपीज बनाना तैयार कर देता है, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो बीमारियां फैलाते हैं। हम देखें ना, कोविड वायरस, कोरोना वायरस आप देखें, ठीक है, कोविड-19 जिसे आप कहते हैं, कोरोना वायरस, फिर देखें इसने सारी दुनिया के अंदर कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी थी। अभी एक ऐसा वायरस है जिसको तो हम आम आंख से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है हमें जाके। तो वो इतना छोटा सा वायरस है, वो इतना खतरनाक है, तो स्टूडेंट्स इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियां फैलाते हैं वायरसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट लेकिन वायरसेस जो है ये ए सेलुलर है, क्योंकि ये ए सेलुलर है तो इन पर हम सेल थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। और वायरसेस के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दो जानदार और हैं, एक का नाम है प्रायोन्स और एक का नाम है स्टूडेंट्स वायरॉइड्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्रायोन्स और वायरॉइड्स। इन दोनों पर भी स्टूडेंट सेल थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रायोन्स हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो वायरॉइड्स हैं ये आरएनए या डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स साइंस को रीड करते हैं, वो कहते हैं वायरसेस जो हैं वो चैलेंज सेल थ्योरी। जो वायरसेस हैं वो सेल थ्योरी को चैलेंज करते हैं। अब सेल थ्योरी को कैसे चैलेंज करते हैं? सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी जानदार हैं वो एक या ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। अब वायरसेस कहते हैं कि भाई हम तो लिविंग बॉडीज के अंदर आके जानदार हो जाते हैं, हमारे अंदर तो कोई सेल ही नहीं है, ठीक है। अब ये तो चैलेंज कर रहे हैं ना सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ठीक है, वायरस सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी अब जो सेल है ना वो तमाम जानदारों का स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करता है, फंक्शन भी परफॉर्म करता है। वायरसेस कहते हैं कि भाई हमारे अंदर तो सेल ही नहीं है, लेकिन जब हम लिविंग बॉडीज के अंदर आते हैं तो हम स्ट्रक्चर भी अपना बनाते हैं और अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल्स की तकसीम से बनते हैं। वायरसेस कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स ही नहीं है लेकिन फिर भी हम नए सेल्स बना लेते हैं, अपनी कॉपीज तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो वायरसेस जो है इस तरह से सेल थ्योरी को चैलेंज करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से मिलकर नहीं बने होते एंड कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली। और ये अपनी जिंदगी के जो प्रोसेसेस है ना, जिंदगी के प्रोसेसेस से क्या मुराद है? अपने आप की तकसीम करना, अपनी कॉपीज तैयार करना, इसको इंडिपेंडेंटली आजादाना जो है वो स्टूडेंट जिसको नहीं करवा सकते। आपने इस बात को ज़हन में रखना है। वायरसेस को रेप्लिकेट करने के लिए, तकसीम होने के लिए हमेशा जो है कोई होस्ट चाहिए होता है, कोई लिविंग बॉडी चाहिए होती है जो उसके बॉडी के अंदर जाके ये तकसीम करते हैं, ठीक है। ये अगर बाहर पड़े रहेंगे तो ये टोटली नॉन लिविंग है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर आएंगे या किसी और जानदार की बॉडी के अंदर आएंगे तो वहां पे आके ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे और अपने लाइफ प्रोसेसेस को करना स्टार्ट कर देंगे और हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाना शुरू कर देंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स आगे देखें, दे रिक्वायर अ होस्ट सेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं, किसी होस्ट सेल की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स होस्ट कहते हैं मेजबान को, मतलब ये मेहमान बनते हैं जाके। फर्स्ट करें वायरस हमारी बॉडी के अंदर है तो हम उसके होस्ट हैं, वो हमारा गेस्ट है, ठीक है। अपनी इस तरह होस्ट गेस्ट के रिलेशन को ध्यान में रखना है। होस्ट कहते हैं मेजबान को, गेस्ट कहते हैं मेहमान को, ठीक है। तो इन्हें कोई ना ये मेहमान बनना चाहते हैं, इन्हें कोई होस्ट सेल रिक्वायर होता है टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या? अपनी कॉपी तैयार करने के लिए। एंड आर कंसिडर्ड बाय मेनी साइंटिस्ट टू बी एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। और इन्हें कंसिडर किया जाता है बॉर्डर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज, ठीक है। कि एंटिटीज का क्या मतलब होता है? वजूद, मतलब जो लिविंग बॉडीज हैं, लिविंग एंटिटीज हैं और नॉन लिविंग एंटिटीज हैं, उनकी तो दरम्यान में जो बॉर्डर लाइन है ना, यहाँ पे पाया जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये देखें, एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इस साइड फर्स्ट मैं कहता हूँ इंडिया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पाकिस्तान है। अब देखें मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने देखिए मैंने एक डॉट लगा दिया यहाँ। अब मुझे पता है कि इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो आप कहेंगे तो ना इंडिया के अंदर है ना पाकिस्तान में, बल्कि तो बॉर्डर लाइन पर है, जो बॉर्डर है ना। अब देखिए स्टूडेंट सेम इसी तरह, एक तरफ तो लिविंग एंटिटीज है, एक तरफ जो है वो नॉन लिविंग एंटिटीज है। और यहाँ पे वायरस स्टैंड करते हैं, मतलब ना वो लिविंग में आते हैं ना वो नॉन लिविंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इन्हें बॉर्डर लाइन पर, ठीक है, कंसिडर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज के। इसी तरह प्रायोन्स और वायरॉइड्स, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लेकिन ये भी सेल से मिलकर नहीं बने होते, ठीक है। फ्रेंड्स प्रायोन्स क्या होते हैं ये हम इनको इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 1 इसको स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। प्रायोन्स जो है स्टूडेंट्स ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन से। जबकि जो वायरॉइड्स है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ठीक है मिलकर बने होते हैं आरएनए या फिर डीएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नीचे मैं आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर भी शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं, ये वायरसेस हैं, ठीक है, किस तरह से। और जो ये वायरॉइड्स हैं,
ये आरएनए से मिलकर बने हुए हैं, और यहाँ पे देखें ये प्रायोन्स हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। देखें आपको कहीं पर भी इसमें एक मुकम्मल जो है वो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब ये हमारी बॉडीज के अंदर आते हैं तो ये लिविंग कैरेक्टर्स शो करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सी एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि सेल थ्योरी जो है जहां पर ये अप्लाई नहीं होती। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सेप्शन का नाम है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनालिज। स्टूडेंट्स क्या नाम है इनका, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनालिज। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए ये लफ्ज है ना जो ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑटो NOMY, ऑटोनॉमी क्या होती है स्टूडेंट्स? ऑटोनॉमी का लफ्जी मतलब होता है खुद मुख्तारी। क्या होता है स्टूडेंट्स? खुद मुख्तारी से कहते हैं, ठीक है, खुद मुख्तारी। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 सूबे हैं और चारों सूबे जो है वो ऑटोनोमस है, खुद मुख्तार है। अब हर सूबा जो है वो अपने मैटर्स खुद देखता है, ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? एक ऐसे ऑर्गेनाइज हैं जो कि आदि कुछ हद तक खुद मुख्तार है, कुछ हद तक जो है वो खुद मुख्तार नहीं है, जो कुछ हद तक सेल पर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है हम देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेल है, सेल के दरमियान में होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हम कहते हैं सेल का ब्रेन है, सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए जो है वो वरासती मादा है, ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। सेल के अंदर किसी भी नई चीज ने बनना है तो वो डीएनए डिसाइड करता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो ऑर्गेनाइज ऐसे हैं, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और स्टूडेंट्स एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स ये दो ऑर्गेनाइज ऐसे हैं जिनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स इनके पास क्या होता है? अपना डीएनए होता है और अपने ही क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइज को, ठीक है, इनके पास एक कैपेबिलिटी है कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब खुद एक ऑर्गेनाइज है ना जो खुद ये अपनी दूसरी कॉपी तैयार कर सकती है। समझा रही स्टूडेंट्स? ये ऑर्गेनाइज जो है खुद अपनी दूसरी कॉपी तैयार कर सकती है। अब जब हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज जो है खुद ब खुद ही अपनी दूसरी कॉपी तैयार कर लेगी तो इसको न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है। तो ऑटोनॉमी है ना, ये तारी है ना, ये अलग चीज है, इंडिपेंडेंट है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है और अपने आप को खुद ही तकसीम कर रही है। जबकि बाकी सारे चीजों को सेल में तकसीम होने के लिए न्यूक्लियस चाहिए होते हैं, न्यूक्लियस की जरूरत होती है। जबकि ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये खुद ब खुद ही तकसीम हो रहे हैं। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये भी क्या करता है? खुद ही रेप्लिकेट कर जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके पास जो है ये न्यूक्लियस की, आप ये समझ लें, न्यूक्लियस की इजाजत के बगैर अपने डीएनए और राइबोसोम्स की मदद से खुद ब खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्लियर? इसके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना इनकी, इसके पास भी डीएनए और राइबोसोम्स अपने होते हैं, इसके पास भी डीएनए और राइबोसोम्स अपने होते हैं। राइबोसोम्स के मुताबिक आपको पता है राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो है सेल के अंदर पाए जाने वाली एक ऑर्गेनाली है जो कि प्रोटीन्स को तैयार करते हैं। हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब राइबोसोम्स में ना जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, एक वो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक राइबोसोम्स हमारे पास होते हैं यूकैरियोटिक। एक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक और एक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फर्क होता है, ठीक है, इसका एक डिटेल फर्क है, हम इसको आगे देखेंगे भी। प्रोकैरियोटिक में आते हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक में बैक्टीरिया के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं वो यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अब स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया है ना इनके राइबोसोम्स जो है वो साइज में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्मॉल होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है स्टूडेंट्स ये साइज में क्या होते हैं? ये साइज में लार्ज होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब ये जो राइबोसोम्स है ना जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, अब चूंकि ये यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होती हैं, आपको पता है ना प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज मौजूद नहीं होते, ना उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मौजूद नहीं होती, अब ये यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होती है। और आपको पता है कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो इनके अंदर राइबोसोम्स का, अब देखिए ना, वो कौन से यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है? वो राइबोसोम जो कि सेल के अंदर यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, याद रखें। अब सेल के अंदर फर्ज करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे आप इमेजिन करें इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाएंगे ना वो साइज में छोटे होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? छोटे होंगे। और उनका जो साइज है वो बैक्टीरिया के बराबर होगा, बैक्टीरिया जैसा होगा। समझ आ रही मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनका जो साइज है वो छोटा होता है, ठीक है, उन राइबोसोम्स की निस्बत जो कि सेल के साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साइज जितना होता है, अब उनका साइज कितना होता है जब हम आगे राइबोसोम्स का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि इनके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं ना वो बैक्टीरिया की तरह है, बैक्टीरिया से उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स बैक्टीरिया से उनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है ना, वैसा क्यों है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो बैक्टीरिया जैसे हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है जितनी भी दुनिया के अंदर जानदार हैं, इन सब का जो अनसेस्टर्स है ना वो बैक्टीरिया है। क्या है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया। दुनिया के अंदर जितनी भी जिंदगी है वो बैक्टीरिया से शुरू हुई। साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले बैक्टीरिया थे, फिर बैक्टीरिया के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती गई आती गई आती गई, और जितने भी आज जानदार हैं वो उन्हीं तब्दीलियों के नतीजा में बने हैं। तो स्टूडेंट्स उस वक्त जब बैक्टीरिया से अलग अलग चीजें बन रही थी, तो उस वक्त बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया भी बना और क्लोरोप्लास्ट भी बना। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया भी बना और क्लोरोप्लास्ट भी बना। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पे बैक्टीरिया से ये दोनों ऑर्गेनाइज बनी थी, और इसी वजह से इन दोनों ऑर्गेनाइज के अंदर बैक्टीरिया वाले राइबोसोम्स आज भी पाए जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स आइए हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए वही बात है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, और उनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। वो यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आपको पता होना चाहिए, इनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। और स्टूडेंट्स ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, आजादाना ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस, मतलब सेल की न्यूक्लियस की इजाजत के बगैर ये अपनी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। दिस सजेस्ट दैट, ये तजवीज करता है कि ये मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल, कि वो जो आजाद रहने वाली बैक्टीरिया है ना, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया। वो जो पहले 4 अरब साल पहले जो बैक्टीरिया रहते थे, जिनसे ठीक है एवोल्यूशन हुई, उनसे स्टूडेंट्स ये क्या हुए? ओरिजिनेट हुए, उनसे ये निकले हैं। ठीक है, और मैंने आपको उसका एक प्रूफ भी दे दिया कि किस तरह से साइंटिस्ट इस बात पर, ठीक है, क्यों कहते हैं कि वो जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से निकले, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे आपको राइबोसोम नजर आ रहे हैं ना, ये जो है वो बिल्कुल उन्हीं बैक्टीरिया की तरह होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज, और ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस से हट के, न्यूक्लियस की परमिशन के बगैर भी कुछ ऑर्गेनाइज जो है वो खुद मुख्तार हैं, वो ऑटोनोमस हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेल थ्योरी की, वो है सिंक्टियल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये क्या लफ्ज है? सिंक। आपने इसे इस तरह से पढ़ना है, सिंक। ठीक है, वाई साइलेंट हो जाएगा, सिंक्टियल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सिंक्टियल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? सिंक्टियल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है आपस में मिले हुए स्ट्रक्चर्स। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि ये एक चीज है, ये अब ये देखें आपको अलग अलग नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये इस तरह से हो जाए, ठीक है, ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाए? मिल जाए, जिसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग हैं, और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसे हम कहेंगे एक सिंक्टियल स्ट्रक्चर है, जो कि अलग अलग चीजों के आपस में मिलने से बना है। तो स्टूडेंट्स अब सिंक्टियल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, और ये सेल थ्योरी में किस तरह से एक्सेप्शंस लेकर आते हैं, इसको भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले आपको नीचे एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, सिंक्टियल स्ट्रक्चर, फिर हम इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें फंजाई है। फंजाई को हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फंजाई क्या ना, इस तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे नुमा के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एक फंजाई है ना, जो उसके अंदर ये होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए एक अलग सेल है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये अलग है। अब देखिए किस तरह से आपको नजर आ रहा है। आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, इस तरह छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ना, छोटे छोटे सेल से मिलकर, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। अब देखिए ये तो बिल्कुल सेल थ्योरी पर बिल्कुल पूरा कर रहा है। तो स्टूडेंट्स मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि कुछ फंजाई के अंदर और कुछ एल्जी के अंदर ये जो सेल्स के दरमियान ये जो दीवारें हैं ना, जो दीवारें आपको नजर आ रही हैं, ये दीवारें मौजूद नहीं होती, और उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और देखिए यहाँ पे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब सेल थ्योरी कहती है कि सेल वो बुनियादी चीज है जो कि जानदारों को बनाता है। अब देखिए यहाँ पे तो हमें सेल की बाउंड्री नजर ही नहीं आ रही, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे देखिए कोई सेल की बाउंड्री नजर नहीं आ रही। अब हुआ क्या है, जो सेल की बाउंड्रीज हैं गायब हो गई हैं, यहाँ पे सेल की बाउंड्रीज मौजूद नहीं है, बल्कि हर सेल, जितने भी सेल्स के साइटोप्लाज्म वो सब आपस में मिले हुए और न्यूक्लियस आसानी तैर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के मिलने से जो चीज बनी ना, इसको हम कहते हैं सिंक्टियल स्ट्रक्चर। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? सिंक्टियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि सिंक्टियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो कि अलग अलग चीजों के अलग अलग, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनके मिलने से एक जो चीज बनती है उसे सिंक्टियल स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जानदार जैसे कि सर्टेन फंजाई एंड एल्गी, कुछ फंजाई या फिर एल्गी के अंदर भी ऐसा होता है, हैव स्ट्रक्चर्स, उनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट विद इन अ शेयर्ड साइटोप्लाज्मिक मैस। स्टूडेंट्स होपफुली क्या आपको इस बात की समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पर ये शेयर्ड साइटोप्लाज्मिक मैस है। अब तमाम सेल्स ने क्या किया हुआ है, अपने साइटोप्लाज्म को शेयर किया हुआ है तब, ठीक है, अपने साइटोप्लाज्म के दूसरे के साथ मिलाया हुआ है, और उनके अंदर कई सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो पड़े हुए हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आए हम इसको देखते हैं। मैं दोबारा इसको रीड कर रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि सर्टेन फंजाई और एल्गी के अंदर खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पर मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है वो कोएग्जिस्ट, वो इकट्ठे पाए जाते हैं विद इन अ शेयर्ड साइटोप्लाज्मिक मैस।
These structures blur the boundaries of individual cells as defined by traditional cell theory. Traditional cell theory का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रवायती सेल थ्योरी जो डिफाइन करती है कि जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, लिविंग बॉडीज को बनाते हैं, अब सेल की एक बाउंड्री होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो सेंटियल स्ट्रक्चर्स हैं, क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? ये ब्लर कर देते हैं, ये मिटा देते हैं उन बाउंड्रीज को, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि सेल की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, और वो तमाम जानदारों को बनाती हैं। देखिए आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे किस तरह से बाउंड्रीज मिटी हुई हैं। एक शेयर्ड साइटोप्लाज्मिक मैस है जहाँ पे ऑर्गेनेल्स जो है वो ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं जो कि इस शेयर्ड साइटोप्लाज्मिक मैस के अंदर मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये एक सेल थ्योरी की एक एक्सेप्शन है। स्टूडेंट्स लास्ट पे देखते हैं, लास्ट एक्सेप्शन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट है, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। अब स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इनमें स्टूडेंट्स एक जो बड़ी मशहूर एग्जांपल है वो है स्केलेटल मसल्स की। किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारी, ठीक है, स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाते हैं। जैसे मेरा ये मसल स्केलेटल मसल है, ठीक है। हमारा इस बुक के लास्ट पे प्रॉपर चैप्टर है स्केलेटल मसल्स के नाम से, ठीक है, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम के नाम से। हम उसको डिटेल से देखेंगे, स्केलेटल मसल्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सेप्शन जो है किस तरह से कॉज करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ठीक है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी जानदार हैं वो एक खास सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो सेल है उनकी बॉडीज को बनाते हैं, फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स होता है, फर्स्ट करें कि एक ये स्ट्रक्चर है, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर नहीं, एक और चीज से मिला हुआ है। ये एक सेल है, अब देखिए दूसरे सेल से मिल गया, और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स ये एक तीसरे सेल से मिल गया। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या? इसके अंदर न्यूक्लियाई पड़ा था। अब इसका न्यूक्लियाई है ना जो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे भी आ सकता है। अब जो इसका न्यूक्लियाई है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका न्यूक्लियाई यहाँ से ट्रैवल करके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अब ये जो सेल्स है ना ये आपस में फ्यूज हुए हैं, ये जो सेल्स हैं आपस में मिले हुए हैं। अब इन मिले हुए सेल्स की मदद से हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि जो स्केलेटल मसल्स है ना इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का। देखिए यहाँ पे वो कहते हैं मसल सेल्स, जिनको मायोसाइट्स भी कहते हैं। मसल सेल्स का क्या नाम है स्टूडेंट्स? इन्हें मायोसाइट्स भी कहते हैं। इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें हमारे पास 5 कैटेगरीज आती हैं: फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मसल सेल्स हैं वो फ्यूज, वो आपस में मिलते हैं टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स। देखिए यहाँ पर ये फाइबर्स धागे में आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पिक शो कर दिया, आप देखें फाइबर्स की तरह के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये न्यूक्लियाई, देखिए कितने सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो एक एक फाइबर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? चैलेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल के कॉन्सेप्ट को चैलेंजिंग करते हैं, चैलेंज करते हैं एज अ बेसिक यूनिट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब सिंगल सेल का कॉन्सेप्ट ये कि एक सेल है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है, एक सिंगल सेल का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तो कई सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो कई सारे सेल यहाँ पे मिले हुए, लेकिन हकीकत में एक ही फाइबर होता है, एक ही मसल सेल है। मसल सेल है ना जो स्टूडेंट्स, इस साइज में लंबे होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, जो आपको नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये एक ही मसल सेल है। क्या है? एक ही मसल सेल है। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि सेल जो है वो जिंदा जानदारों को बनाते हैं, लेकिन जब हम इनके अंदर इतने सारे न्यूक्लियाई को देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि तो काफी सारे सेल्स हैं जो कि इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक सिंगल सेल लिविंग बॉडीज को बनाता है, उनके स्ट्रक्चर भी बनाता है, उनके फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मायोसाइट्स हैं, मसल सेल्स हैं, जिस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से क्या मुराद है, ठीक है, जिन टिश्यूज के अंदर काफी तादाद के अंदर, ठीक है, काफी सारे सेल्स जो मौजूद होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो सिंगल सेल का कॉन्सेप्ट है इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है ये आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।